जाने लगा। लेकिन कृतिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कृतिका की माँ बीमार रहती थी और उसके डैड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। अगर उसे अपनी बीमार माँ की चिंता ना होती तो वो कब का उस घर को छोड़कर चली जाती। कृतिका के सामने जमीन पर पड़ा वो आदमी एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर था। सोनाली उसकी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती थी। उसने सोनाली को उसी रोल के बारे में बात करने के लिए उस होटल रूम में मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह के होटल रूम में होने वाली मीटिंग में क्या होता है। सोनाली भी पहले से ये सब समझती थी, लेकिन उसके डैड की इतनी पहुंच नहीं थी कि वो इतने बड़े डायरेक्टर को बदले में बिना कुछ दिए अपनी बेटी को लीड एक्ट्रेस बनाने के लिए राजी कर सके। हालांकि राठौड़ परिवार काफी रईस था, लेकिन समाज में उनका रुतबा कुछ खास मजबूत नहीं था। सोनाली अपने साथ कृतिका को भी मीटिंग के लिए ले गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उस फिल्म डायरेक्टर ने बात करने की जगह उसे इधर उधर छूना शुरू कर दिया। वो तो कृतिका को भी अपने पास बुलाना चाहता था। सोनाली ने कृतिका को वहीं रुककर डायरेक्टर को खुश करने के लिए कहा और खुद वहां से जाने लगी। लेकिन कृतिका इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई और वो सोनाली को पकड़कर वहां से जाने से रोकने लगी। सोनाली ने खुद को छुड़ाने के लिए वहीं पास में रखा टेबल लैंप उठाया और जोर से कृतिका के सर पर दे मारा। कृतिका तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन टेबल लैंप को जोर से घुमाने के कारण लैंप का पहना किनारा उस डायरेक्टर के गले पर जा लगा, जिसने उसके गले पर एक गहरा घाव बना दिया और ऐसा होते ही उसके गले से तेजी से खून बहने लगा। अगर सच में कुदरत उसकी बीती हुई जिंदगी एक बार फिर दोहरा रही थी तो कृतिका जानती थी कि कुछ ही देर में वहां उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वो जानती थी कि उसके बाद से उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था। कृतिका ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। जैसे ही कृतिका खिड़की से भागने के लिए आगे बढ़ी, उसकी नजर जमीन पर पड़े टेबल लैंप पर गई। उसे याद था कि पिछली बार जब वो बेहोश थी तब सोनाली ने अपनी उंगलियों के निशान हटाकर टेबल लैंप को कृतिका के हाथ में थमा दिया था, ताकि सारा इल्जाम कृतिका पर आ जाए। अपनी पिछली जिंदगी में उसे इतनी जल्दी होश नहीं आया था। उस वक्त होटल स्टाफ के आने के बाद भी वो बेहोश थी और उसके हाथ में थमा हुआ टेबल लैंप सबूत था इस बात का कि उसने ही डायरेक्टर को चोट पहुंचाई थी। कृतिका इस बार अपने खिलाफ कोई झूठा सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने तुरंत टेबल लैंप से अपनी उंगलियों के निशान साफ किए और आसपास की जगह को ध्यान से छानने लगी, ताकि ढूंढने पर किसी को उसका एक बाल भी वहां पड़ा दिखाई ना दे। उसके तुरंत बाद वो तेजी से खिड़की पर चढ़कर कमरे से बाहर जाने लगी। जैसे ही कृतिका खिड़की से बाहर बालकनी में पहुंची, उसने छुपकर खिड़की से देखा कि कमरे में कुछ लोग आ रहे थे। लेकिन कृतिका को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो लोग कौन थे। जैसे ही वो लोग बालकनी को चेक करने के लिए आगे बढ़े, कृतिका ने जल्दी से अपना सर घुमाकर इधर उधर देखा। किस्मत से उसके दाएं तरफ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हालांकि कृतिका को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने दाएं तरफ वाले कमरे की खिड़की में कूद गई। कृतिका खिड़की से सीधा उस कमरे के फर्श पर जा गिरी। जमीन पर पड़े हुए कृतिका ने जैसे ही सर घुमाकर देखा, उसे किसी के दो लंबे पैर दिखाई दिए। कृतिका तुरंत पहचान गई कि वो कोई लड़का था। कृतिका ने धीरे धीरे सर ऊपर उठाकर देखा। उस लड़के ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टावल बांधा हुआ था। कृतिका तो ये देखकर जैसे बर्फ की तरह जम गई। देखने में वो निहायत ही हैंडसम था। कोई भी लड़की उसके चेहरे को देखकर उस पर से अपनी आंखें हटा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, वो चौंक गई। ये तो निखिल ओबरॉय है ना? कृतिका मन ही मन बोली। पिछली जिंदगी में कृतिका को कभी निखिल ओबरॉय को इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। सोनाली की असिस्टेंट के तौर पर वो उसे कुछ फंक्शंस में बस दूर से ही देख पाई थी। निखिल ओबरॉय मीडिया कंपनी का सीईओ था और अक्सर मीडिया में छाया रहता था। सच में निखिल ओबरॉय की पर्सनालिटी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली थी और उसके साथ ही करीब आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कब्जे में थी। इसके बावजूद आज तक मीडिया में उसकी किसी भी लड़की के साथ होने की कोई अफवाह नहीं आई थी। एक तरह से कहे तो वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर था
और लाखों लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन कृतिका ये सोच रही थी कि निखिल ओबरॉय आखिर वहां क्या कर रहा था। क्या पिछली जिंदगी में भी वो उसके साथ वाले कमरे में ही था? इसका मतलब उसने पुलिस को उसे अपने साथ ले जाते हुए भी देखा होगा। कृतिका खुद से ही सवाल करती जा रही थी, लेकिन तभी निखिल ओबरॉय उसका मजाक बनाते हुए बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो जबरदस्ती मुझसे टकरा जाती हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो खिड़की से मेरे कमरे में कूद पड़ी हो। कृतिका की नजर तो उसकी कमर पर बंधे टॉवल पर थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जरा सा हिलने से भी खुल सकती है। अगले ही सेकंड निखिल ओबरॉय ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, जानती हो, हम लोग 26वें माले पर हैं। तुमने मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं करती। इससे पहले कि कृतिका कोई जवाब देती, बगल वाली बालकनी से कुछ शोर की आवाज आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां कोई नहीं है? क्या वो लोग बालकनी से भाग गए? आवाज सुनकर कृतिका तो दंग रह गई। भले ही ये उसका पुनर्जन्म था, लेकिन वो इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। वो आवाज उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड की थी, अनिकेत आर्य, जो बाद में उसका मंगेतर भी बन गया था। कृतिका को याद था कि पिछली जिंदगी में वो डायरेक्टर मरा नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर काफी गहरी चोट आई थी। उस डायरेक्टर को बुरी तरह घायल करने के जुर्म में कृतिका को 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। कृतिका की मुसीबत में फंसते ही अनिकेत ने मीडिया में तुरंत खबर फैला दी कि उसने कृतिका के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। बात सिर्फ रिश्ता तोड़ने तक होती तब भी कृतिका उसे माफ कर सकती थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही कृतिका जेल से छूटकर बाहर आई, उसे पता लगा कि अनिकेत ने उसकी ही छोटी बहन सोनाली से सगाई कर ली थी और दुनिया उन्हें गोल्डन कपल कहकर पुकारती थी। साफ पता लग रहा था कि उस हादसे से पहले ही अनिकेत और सोनाली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसलिए जब सोनाली उस डायरेक्टर को घायल करके वहां से भागी, तो मदद के लिए वो सबसे पहले अनिकेत के पास ही गई थी। कृतिका पर सारा इल्जाम लगाने का आइडिया भी अनिकेत का ही था। वे लोग कृतिका को बेहोशी की हालत में मुजरिम बनाकर वहीं छोड़कर चले गए थे। इसलिए तो जब कृतिका अपनी मदद के लिए अनिकेत को ढूंढ रही थी, तो वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इससे साफ था कि अनिकेत ने खुद कृतिका को इस जाल में फंसाने की साजिश की थी। जेल से बाहर आने के बाद जब अनिकेत कृतिका से मिला, तो गुस्से से बोला, जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। तुम तो पहले ही मेरे लायक नहीं थी, और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अनिकेत ने अपने पर्स से एक 10 रुपए का नोट निकाला और कृतिका की तरफ ऐसे फेंका जैसे वो किसी भिखारी को भीख दे रहा हो।